एड्रीनल ग्लैंड जो है बेटा, एड्रीनल ग्लैंड को जो है वो हम देख रहे हैं। तो आज हम जो गैलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इनमें दो हार्मोन हमने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है बेटा ये गैलोकॉर्टिकॉइड के तौर पर काम करता है। और दूसरा है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के तौर पर जो है काम करता है। कॉर्टिसोल कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड के तौर पर भी काम करता है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के तौर पर जो है नज़र आता है। और एल्डोस्टेरॉन जो है बेटा ये थोड़ा बहुत ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के तौर पर भी काम करता है, लेकिन मेन रोल हमें जो है इसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड के तौर पर जो है वो नज़र आता है। ठीक है, हमने हार्मोन कल डिस्कस किए थे कि डिफरेंट टाइप के हार्मोन हैं जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। तो उनमें एल्डोस्टेरॉन हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन जो है इसका हम जो है वो जिक्र करेंगे कि इनको जो है देखेंगे, क्योंकि मेजर रोल इन्हीं का होता है। और जो माइनर हार्मोन हैं, स्टेरॉइड हैं, तो वो भी बहुत कम रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं, बट वो रोल जो है वो तकरीबन सिमिलर उसी तरह से इनका वे ऑफ एक्शन होता है जिस तरह से मेजर जो हार्मोन है उनका होता है। ठीक है, पहला हार्मोन जो है बेटा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मीन के ये जो है बेटा मिनरल्स की कंसंट्रेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। एक बात जहन में रखेंगे कि ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन करता है, सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा और पोटेशियम जो है बेटा उसे रिलीज करेगा, उसको जो है रिलीज करेगा, उसको एक्सक्रीट करेगा, और जो सोडियम है उसे एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और नियर अबाउट जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है उसमें 90% जो रोल हमें नज़र आता है वो हमें एल्डोस्टेरॉन का जो है वो नज़र आता है कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड के तौर पर जो है वो काम करता है। ठीक है, और उसके साथ ही मैंने कॉर्टिसोल का कहा था कि कॉर्टिसोल मेन जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, बट इसका कुछ रोल हमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड के तौर पर भी जो है वो नज़र आता है। ठीक है, लेकिन हम कॉर्टिसोल को एज ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के तौर पर ही जो है वो डिस्कस करेंगे। फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं बेटा कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या वर्क परफॉर्म करता है, क्या काम करता है, तो हमने अभी जिक्र किया, बात की हमने कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की? सोडियम की एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, और पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज कर देता है, मीन पोटाशियम को जो है ये एक्सक्रीट करता है, पोटाशियम को जो है वो रिमूव करता है बॉडी। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम के जो है बेटा जो ट्यूब्यूलर लेवल पर रीनल ट्यूब्यूलर जो पोर्शन होता है, मीन नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूलर पार्ट है वहाँ पर जो है ये जो है वो वर्क करता है। ठीक है, वहाँ पर वर्क करता है। अब अगर हम कहें कि जो एल्डोस्टेरॉन है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, उसकी प्रोडक्शन इन्हेंस हो गई है। जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एल्डोस्टेरॉन, तो वो जो है बेटा सोडियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और जब सोडियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ जो है सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, और जब सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी तो उसी वक्त वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी, मीन वाटर जो है वो भी रीअब्जॉर्ब होगा और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरी साइड पर देखें तो पोटाशियम को ये रिलीज करेगा, और पोटाशियम जो है वो बेटा वो ज़्यादा जो है वो हो जाएगा एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड जो है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, और वहाँ से वो रिमूव होगा, तो वो वीकनेस काज कर देगा मसल्स के अंदर, क्योंकि पोटाशियम वगैरह जो होते हैं, ये आयन जो होते हैं, ये ज़्यादा जो है बेटा जो है रोल प्ले करते हैं
मसल्स के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। और इसके साथ ही जो है बेटा, अगर लेकिन एक बात आप ज़हन में रखेंगे कि जब ज़्यादा सोडियम एब्ज़ॉर्ब होगी तो उसके नतीजे में ज़्यादा वाटर भी एब्ज़ॉर्ब होगा, और जो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा है, उसमें जो सोडियम और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये कम प्रोड्यूस होता है, मीन कि अगर जो है एल्डोस्टेरॉन कम प्रोड्यूस होता है तो सोडियम आयन जो है वो बेटा ज़्यादा रिमूव होंगे बॉडी से, और जब सोडियम आयन ज़्यादा रिमूव होंगे तो उनके साथ वाटर भी जो है वो ज़्यादा रिमूव होगा, और जब वाटर ज़्यादा रिमूव होगा तो जो ब्लड है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ब्लड थिक होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ ही जो है जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर, अब हार्ट को जो है वो ज़्यादा वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, और उसकी वजह से हार्ट जो है वो फेल भी हो सकता है, कार्डियक टॉक्सिटी जो है वो हो सकती है, और उसकी वजह से डेथ जो है वो हो सकती है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि अगर ये एड्रीनल ग्लैंड डिस्टर्ब होते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड जो है वो अपनी सेक्रीशन को जो है वो सेक्रीट होना बंद कर देते हैं किसी भी वजह से, कि एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कार्सिनोमा हो गए हैं उनके अंदर, और किसी भी वजह से वहाँ पर जो एड्रीनल ग्लैंड की जो हार्मोन है उनकी प्रोडक्शन कम हो गई है, तो 3 दिन के अंदर, 3 से लेकर 2 वीक तक जो है वो इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। दैट डिपेंड ऑन द सीवियरिटी, कि कितना सीवियर किस्म का जो है, कितना ब्लॉकेज हुआ है और क्या है, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, बड़े इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो कि जो है जो मिनरल्स और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को जो है वो मेंटेन करते हैं विद इन द बॉडी, ठीक है। और यहीं पर जो है बेटा ये जो एल्डोस्टेरॉन है एक्सेस अमाउंट के अंदर, ये हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज करता है इनटू द ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। जब नेफ्रॉन में से यूरिन गुजर रहा होता है, वहाँ पर डिफरेंट इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो वहाँ पर आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा ट्यूब्यूलर सेक्रीशन का। और ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या है कि ये हाइड्रोजन एटम्स को वहाँ पर सेक्रीट करता है, और उसकी वजह से एल्कोलोसिस जो है वहाँ पर जो है वो काज हो जाती है, माइल्ड सा पीएच को ये चेंज कर देता है। तो सोडियम की सेक्रीशन जो है वो हाइड्रोजन आयंस की सेक्रीशन जो है इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज ड्यू टू द एल्डोस्टेरॉन। आपने जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें फिल्ट्रेशन पढ़ा होगा, जो कि ग्लोमेरुलस वाले पोर्शन में बोमेन फिल्ट्रेट बनता है, बोमेन कैप्सूल में होती है। फिर आपने रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा, और उसमें आपने ट्यूबुलर सेक्रीशन की बात की होगी, और ट्यूबुलर सेक्रीशन के अंदर हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम जो है दीज आर ड्यू टू द एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन की वजह से जो है वो रिलीज होते हैं। इसके अलावा जो है बेटा ये जो एल्डोस्टेरॉन है, ये ट्रांसपोर्टेशन को, सोडियम और पोटेशियम आयन की ट्रांसपोर्टेशन जो है टू द स्लीवरी ग्लैंड, टू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, उनको इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसे भी उसे ट्रांसपोर्ट करता है, और वहाँ से ये जो है सोडियम और पोटाशियम जो है वहाँ पर भी इनकी कंसंट्रेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। मीन कि अगर इन्होंने बाहर रिमूव होना है तो स्लीवरी ग्लैंड के ज़रिए से, और वो ताकि वहाँ पर जो ये अपना रोल जो है वो परफॉर्म कर सके। सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ एल्डोस्टेरॉन एक्शन, कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है बेटा वो किस तरह से काम करता है। अब ये तो फंक्शन थे जो एल्डोस्टेरॉन जो है वो परफॉर्म करता है, जो पीछे हमने पढ़े। अब एल्डोस्टेरॉन का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन स्टीरॉयड हार्मोन है, और स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं बेटा ये इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जब हार्मोन ब्लड के अंदर आया, और ब्लड से जो है ये ट्यूब्यूलर लेवल पर जब हम बात करते हैं, रीनल ट्यूब्यूल जो है उसमें वहाँ पर जाकर ये इजीली डिफ्यूज कर जाएगा इनटू द ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स, जो जिनसे वो ट्यूब जो है ट्यूब्यूलर पार्ट नेफ्रॉन का बना है, उन सेल्स के अंदर ये डिफ्यूज कर जाएगा।
वहाँ पर डिफ्यूज़ करने के बाद बेटा वहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर, उन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ख़ास किस्म की प्रोटीन होती हैं जो इंस्टीराइड के लिए होती हैं। हमने जनरल मैकेनिज्म में भी पढ़ा था कि अब जो है ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये उन प्रोटीन के साथ जो है वो मिल जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होती हैं, ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल के साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पर ये उन प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा और एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना देगा। अब ये एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है वो इजीली पास हो जाएगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द न्यूक्लियस ऑफ दोज सेल। जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर जब एल्डोस्टेरॉन जो है वो उन खास किस्म की रिसेप्टर प्रोटीन के साथ अटैच हो गया, तो अब ये रिसेप्टर प्रोटीन इसे कैरी करेंगी और साइटोप्लाज्म से इसे न्यूक्लियस के अंदर जो है वो ले जाएंगे और न्यूक्लियस में जाकर ये अब वहाँ न्यूक्लियस में के अंदर जाकर जो है ये डीएनए के खास सेगमेंट्स को, मीन खास जीन जो है डीएनए की, तो वहाँ पर ये उनकी ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेंगे और जब वो डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होकर ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में मैसेंजर आरएनए बनेगा। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा और यहाँ पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा और इस मैसेंजर आरएनए से, क्योंकि सिर्फ एक जगह पर जाकर ये डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं स्टार्ट करता, मीन के डीएनए के अंदर डिफरेंट जीन्स के ऊपर ये एक्ट करता है और डिफरेंट जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। तो उससे जितने भी मैसेंजर आरएनए बनेंगे वो मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से गुजरकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और साइटोप्लाज्म में ये आरएनए जो है बेटा मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के ऊपर जाएंगे और राइबोसोम्स के ऊपर जो है ये प्रोटीन बनाना जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वहां पर जो है प्रोटीन जो है बेटा वो बनेगी। अब ये प्रोटीन दो तरह की होगी कि कुछ प्रोटीन जो है वो एज ए एंजाइम एक्ट करेंगे, एंजाइम के तौर पर काम करेंगे और ये एंजाइम जो है बेटा ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे सोडियम और पोटेशियम वगैरह की कंसंट्रेशन को। और दूसरे लेवल पर जो है हम देखेंगे कि कुछ प्रोटीन ऐसी बनेगी जो जाकर मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होगी और दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पोटेशियम एंड सोडियम। तो इस तरह से जो है कि ये एल्डोस्टेरॉन जो है वो डिफ्यूज़ करेगा एपिथेलियल सेल्स के अंदर, वहाँ से ये स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन के साथ साइटोप्लाज्म में अटैच होगा और एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा और वो चला जाएगा न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में ये जाकर डीएनए की मुख्तलिफ जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देगा। उनसे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो फिर साइटोप्लाज्म में आएगा, राइबोसोम के साथ अटैच होगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और वो प्रोटीन जो है वो एंजाइम भी हो सकते हैं और वो प्रोटीन जो है बेटा ट्रांसपोर्टरी प्रोटीन भी होंगी जो कि सोडियम और पोटाशियम की ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो कंट्रोल करेंगी। तो इस तरह से हमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नज़र आता है कि ये इस तरह से जो है वो जो है काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो है बेटा अगर हम रेगुलेशन देखें एल्डोस्टेरॉन की सेक्रीशन की कि किस तरह से रेगुलेट होता है, तो 4 फैक्टर जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनके इम्पोर्टेंस के लिहाज से कि कौन सा फैक्टर कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है उसके लिहाज से जो है बेटा वो हमने इनको अरेंज किया है 1, 2, 3 और 4 के अंदर। तो पहला जो है बेटा पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है बेटा कि वो कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, अगर वो ज़्यादा है तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, कम है तो कम जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से जो है एक और हमने बात की थी बेटा एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये एक सिस्टम है। तो ये जो है इसकी कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो ये भी जो है वो रोल प्ले करती है टू इंक्रीज और डिक्रीज द एल्डोस्टेरॉन प्रोडक्शन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा फिर तीसरे लेवल पर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन है कि वो भी रोल प्ले करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है कितनी सोडियम है तो ये भी एक रोल प्ले करती है। लेकिन मेजर रोल जो होता है पोटाशियम और एंजियोटेंसिन जो है उसका होता है।
और इसके बाद जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी थोड़ा बहुत रोल जो है वो प्ले करता है। नींद के मेजर रोल नहीं है, बट कुछ रोल जो है वो ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, तो ये भी कुछ रोल प्ले करता है टू रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में। तो इस तरह से जो है बेटा रेगुलेशन होती है। सो दिस इज अबाउट द एल्डोस्टेरॉन हार्मोन कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो क्या रोल प्ले करता है, उसका काम क्या है, और वो जो है बेटा किस तरह से वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, और फिर उसकी रेगुलेशन जो है वो किस तरह से होती है। इसके बाद जो है सेकंड हार्मोन जो हम कहते हैं इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कार्टिसोल हार्मोन। कार्टिसोल हार्मोन हमने बात की कि कार्टिसोल हार्मोन जो है वो मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। 95% ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी जो है वो कॉर्टिसोल की वजह से जो है वो होती है, और इसके अलावा कुछ एक्टिविटी जो है कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है। तो कुछ रोल हमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉन का भी जो है वो नज़र आता है। ठीक है, फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्टिसोल जो है बेटा ये 4 कैटेगरीज के अंदर हम इसके फंक्शन को देखते हैं। वन, कि इसका इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। मीन के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जब इसने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को हाई करना है तो उसका इफेक्ट जो है वो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर। सेकंड वन जो है इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कि जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो उसके साथ ही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। और साथ में जो है इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, कि फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर जो है वो कॉर्टिसोल का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और उसके साथ ही जो है एक और इफेक्ट हमें नजर आता है बेटा इम्यून सिस्टम के अंदर, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर। तो अदर इफेक्ट्स के अंदर हम उसे ले आते हैं कि अदर इफेक्ट्स ऑफ द कॉर्टिसोल, कि कॉर्टिसोल जो है वो जो है और क्या काम करता है। मीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट के अलावा इसके और कौन से जो है वो रोल जो है वो हमें नजर आते हैं। तो पहला हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो बेटा क्या है। कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जब ये कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो इट मीन्स उस प्रोडक्शन के लिए ये यूज करेगा अमाइनो एसिड्स को और फैटी एसिड्स को। तो फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड को यूज करके ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा देता है। और ये तकरीबन जो है 6 से 10 गुना, 6 to 10 फोल्ड जो है वो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इन्हेंस कर देता है। अब ग्लूकोज की प्रोडक्शन को ये बेटा जो है वो किस तरह से इन्हेंस करता है, तो बिल्कुल इसका यही रोल है कि ये कार्टिसोल जो है बेटा, क्योंकि ये जो है अब ये वर्क करेगा लीवर सेल्स के ऊपर। कि कॉर्टिसोल जो है वो क्या करता है, वो लीवर सेल्स के अंदर डिफ्यूज होता है। लीवर सेल्स के अंदर डिफ्यूज होने के बाद जो है ये बिल्कुल उसी तरह से प्रोटीन के साथ डिफ्यूज कैसे होता है, क्योंकि ये स्टीराइड का बना हुआ है, इजीली जो है पास आउट हो जाता है इनटू द सेल मेम्ब्रेन। वहां पर जाकर ये स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड होगा और कार्टिसोल रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा। फिर वो न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाकर वो मुख्तलिफ जीन्स डीएनए के पार्ट जो हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेगा। उनसे मैसेंजर आरएनए बनेंगे, वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएंगे और साइटोप्लाज्म में आकर जो है बेटा वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। उनमें से कुछ प्रोटीन जो है वो एंजाइम के तौर पर एक्ट करेंगी और कुछ प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर ट्रांसपोर्ट करेंगी ग्लूकोज को इनटू द लीवर सेल्स, के ब्लड से लीवर सेल्स के अंदर जो है वो लेकर आएंगे। सो उसी तरह से जिस तरह से एल्डोस्टेरॉन का मैकेनिज्म था, इसी तरह से जो है बेटा ये वर्क करता है। ठीक है, सेकंड बात ये है
कि अब ग्लूकोज जो है वो तो उसकी प्रोडक्शन को इन्हेंस कर रहा है ये सेल, लीवर सेल के अंदर। तो ग्लूकोज बनेगी कहाँ से? अब उसका इफेक्ट होगा ऑन द अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स, ऑन द लिपिड्स, ठीक है। कि ये क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज के अंदर, खासतौर पर जो मसल टिश्यूज हैं, तो वहां से प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेंगे और उन प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स को जो है वो ब्लड के अंदर लेकर आएंगे और ब्लड से उनको इंटर करेंगे इनटू द लीवर सेल्स, और लीवर सेल्स के अंदर फिर उन अमाइनो एसिड से जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनेगी, ठीक है। सो इस तरह से एक अगर हम देखें तो इसका एक और वर्क एस्पेक्ट भी हमें नज़र आता है कि ये लीवर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन को भी इन्हेंस कर देता है, कार्टिसोल, क्योंकि वहां पर ज़्यादा ग्लूकोज बनती है तो दैट ग्लूकोज दैट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन, और वो ग्लाइकोजन जो है फिर फास्टिंग कंडीशन के अंदर या जब ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कम होती है तो उस वक्त सेल जो है वो उनको इंक्रीज करता है, ठीक है। सो पहला जो पॉइंट है उसमें हम ये देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर जो कार्टिसोल है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहेंस कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस को जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सेकंड जो इसका एस्पेक्ट हमें नजर आता है, डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द सेल, क्योंकि ग्लूकोज को तो ये ग्लाइकोजन बनाने के अंदर यूज करेगा, तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन वो डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज की एनर्जी प्रोडक्शन में यूटिलाइजेशन को जो है वो डिक्रीज कर देगा, और वो ग्लूकोज लीवर सेल्स के अंदर आएगी और ग्लाइकोजन के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये बात है। अब इसी का जो है जब हम अब बॉडी को जो है जाहिर है एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फिर बॉडी क्या करेगी? जब ग्लूकोज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो फिर बॉडी क्या करेगी? फिर बॉडी फैटी एसिड से बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए से जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और वो हम जो है बेटा लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ये देखें, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन एंड एड्रिनल डायबिटीज। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो ग्लूकोज जो है वो दूसरी जगहों से आ रही है, लीवर सेल्स के अंदर आ रही है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ग्लूकोज कंसंट्रेशन लीवर सेल्स के अंदर और ब्लड के अंदर जो है वो कुछ इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और उसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन होगी, बट इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लिए जो है वो जो टिश्यू हैं या जो सेल्स हैं उनकी रिसेप्टर साइट को एक्टिव नहीं कर सकेगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन अदर टिश्यूज के अंदर जो है वो नहीं होगी, लीवर सेल्स के अंदर तो होगी बट अदर टिश्यूज के अंदर जो है वो नहीं होगी, ठीक है। सो उससे हमें जो है रीनल डायबिटीज वाली कंडीशन जो है वो हमें नज़र जो है वो आती है, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सॉरी कार्टिसोल है एज ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के ऊपर क्या होगा? अभी हमने बात की है कि जो कार्टिसोल है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इन्हेंस कर देता है, कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन को इन्हेंस कर देता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बनेंगे? ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह और लिपिड वगैरह से यूज होंगे। तो प्रोटीन जो होती है जो दूसरे सेल्स के अंदर मौजूद होती है, तो उस प्रोटीन को जो है बेटा ये उसकी ब्रेक डाउन करेगा और उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। मीन प्रोटीन की ब्रेक डाउन जो है वो इन्हेंस हो जाएगी, और बाज़ तो इतनी सीवियर किस्म की हो जाती है कि इतना वीक हो जाता है इंसान कि उससे उठना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है ये अमाइनो एसिड को जो है बेटा वो वहाँ से रिलीज करेगा और उन अमाइनो एसिड को लेकर आएगा ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा से वो लीवर सेल्स के अंदर आएंगे और वहाँ पर वो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन के लिए जो है वो यूज होंगे, ठीक है। कार्टिसोल इंक्रीजेज लीवर एंड प्लाज्मा प्रोटीन, लीवर और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन इंक्रीज हो जाती हैं। उसकी वजह यही है कि अमाइनो एसिड जो है वो आ रहे हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, वहाँ से ये लीवर में आ रहे हैं तो लीवर के अंदर जो है बेटा ग्लूकोज प्रोडक्शन होगी और उसके साथ ही जो है प्रोटीन प्रोडक्शन होगी, तो वो प्लाज्मा के अंदर और लीवर सेल्स के अंदर जो है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन, प्रोटीन की कंसंट्रेशन को जो है ये इन्हेंस कर देता है। तो ये इफेक्ट हमें नज़र आता है कार्टिसोल का ऑन द प्रोटीन।
और उसके बाद हम देखें इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या रोल है कॉर्टिसोल का? मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करता है कि एडिपोज टिश्यूज वगैरह जो है, अदर टिश्यूज जो है, वहाँ से फैट्स को जो है फैटी एसिड के में कन्वर्ट करता है। वो फैटी एसिड जो है प्लाज्मा में आते हैं, प्लाज्मा से जो है बेटा वो जो है लीवर सेल्स तक जो है वो जाते हैं। इसके अलावा जो है बेटा ये फैटी एसिड जो है ये यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो अब हमारी बॉडी जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए से फैटी एसिड को तोड़ेगी और उसके ज़रिए से एनर्जी जो है वो हासिल करेगी। इसके अलावा सर्टन रीजन्स के अंदर जो है ये ओबिसिटी भी काज कर देता है कि जब फैट की मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी तो उसके नतीजे में चेस्ट रीजन के अंदर जो है बेटा और हेड वाला रीजन, अपर रीजन पार्ट जो है उसके अंदर जो है ये ओबिसिटी काज करेगी। और वहाँ पर जो है आप ये देखें कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि जी ये मेडिसिन यूज़ किए रहे हैं तो जो सूखे लोग हैं वो मोटे हो जाएंगे। और अगर वो उस मेडिसिन को अनफॉर्चुनेटली यूज़ करना शुरू कर देते तो आपको उनकी और बॉडी मोटी होती नज़र नहीं आती, लेकिन उनका चेहरा जो है वो स्वेल अप हुआ नज़र आता है। तो वजह यही है कि स्टीरॉइड होते हैं और स्टीरॉइड जो होते हैं वो इस तरह से वर्क करते हैं, तो फैट की डेपोजिशन जो है वो हेड रीजन के अंदर और चेस्ट रीजन के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कॉर्टिसोल जो है इज इम्पोर्टेंट इन रेजिंग स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन। बेटा यहाँ पर यही हम अदर उसमें भी यही पॉइंट पढ़ेंगे कि ये जो फिजिकल या न्यूरोजेनिक जो स्ट्रेस होता है, मेन के या तो ज़्यादा काम की वजह से स्ट्रेसिंग कंडीशन में आ जाए बंदा, या कोई परेशानी है या कुछ साइकोलॉजिकल कोई इस तरह से प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से जब स्ट्रेस कंडीशन के अंदर बंदा आता है तो उसकी वजह से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक जो है वो कंट्रोल करता है कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को, और कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। सो उसकी वजह से जो है बेटा जो इयोसिनोफिल्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो स्ट्रेसिंग कंडीशन में आएगी, कम हो जाएगी, और ये जो है वो जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शन से जो है बेटा वो जो है बचाते हैं ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। अदर इफेक्ट के अंदर भी हम इसी की बात करते हैं बेटा कि अगर कोई इन्वेड कर जाता है जर्म्स वगैरह या कोई भी स्ट्रेसिंग कंडीशन आ जाती है तो उस वक्त कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और ये कॉर्टिसोल जो है बेटा ये इयोसिनोफिल्स वगैरह जो है और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनको डिक्रीज कर देता है ब्लड के अंदर, और एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होती है। मीन इन्फ्लेमेशन हमेशा एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होती है, ज़्यादा जो है लिम्फोसाइट्स और यूसिनोफिल्स वगैरह की वजह से होती है। जब ये डिक्रीज हो जाते हैं तो एलर्जिक इन्फ्लेमेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो इस तरह से जो है बेटा इसके साथ ही ये जो है आरबीसीज की प्रोडक्शन को इन्हेंस कर देते हैं, बट वो अभी तक जो है उसकी प्रोडक्शन के बारे में क्लियर नहीं है कि वे कैसे करते हैं। रेगुलेशन है कॉर्टिसोल सेक्रीशन की। कॉर्टिसोल सेक्रीशन जो है या कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन इसे कंट्रोल करता है, इसकी प्रोडक्शन को। स्टार्ट के अंदर पहला कल वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने जिक्र किया है कि कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन जो है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है, और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। सो इसे जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिन ट्रॉफिक हार्मोन कह देते हैं या कॉर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन कह देते हैं। तो ये जो है बेटा इसके साथ ही एंड्रोजनस हार्मोन जो है उनकी प्रोडक्शन को भी जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। जब भी हमने कहा जेनिक कोई स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो तो उसकी वजह से विद इन मिनट्स जो है एडिनोकॉर्टिक हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है, और ये इंक्रीज जो है बेटा ये फिर कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को जो है वो ये विद इन मिनट जो है वो 24 तक इंक्रीज जो है वो कर देता है। सो ACTH जो है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है दैट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दीज टू हार्मोन। अगला टॉपिक जो है बेटा वो छोटा सा है एक टॉपिक, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे।
दैट इज द एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, कुछ एडिसन्स डिजीज है, कुछ काउजिंग डिजीजेज हैं, तो सिंड्रोम्स हैं, तो ये मैंने नोट्स आपको भेजे हुए हैं। इनकी एबनॉर्मेलिटीज जो है वो आप लोग खुद रीड करेंगे, वहाँ से उनको देख लेंगे बहुत आसान सी लैंग्वेज के अंदर। अब आपको पता चल गया है कि ये हम एड्रीनल ग्लैंड जो है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो किस तरह से सेक्रीशन रिलीज करती है, और क्या जो है बेटा कौन से हार्मोन रिलीज करती है, और उनके फंक्शन क्या है। तो इनकी एबनॉर्मेलिटी जो है वो आप लोग जो है वो वहाँ से जो है वो देख लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। आप लोग जो है कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बेटा हमारा, वो लेक्चर हम जो है वो किसी और टॉपिक के ऊपर, मीन के या तो जो एड्रीनल मेडुला है उसके ऊपर, या किसी और ग्लैंड के ऊपर जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसका रिमेनिंग पार्ट सिर्फ एक पेज का है, जो कि एबनॉर्मेलिटीज हैं, तो उनको आप लोग जो है खुद देख लेंगे। जी बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो वो आप लोग कर सकते हैं। टाइम हमारा जो है वो ख़त्म होने वाला है, 40 मिनट्स का ये अलाउ करते हैं, 40 टू 45 मिनट्स तक। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। जी बच्चे, आप लोगों ने तमाम ने मैसेज कर दिए, मुझे चैट पर मैसेज कर दें ताकि मैं उनको जो है सेव कर लूँ और आपके अटेंडेंस मेरे पास आ जाए। और बच्चे आपका जो है अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, अदरवाइज फिर हम इसको एंड करते हैं। बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक यू आर क्लियर। तो आप लोग जो है बेटा जो एल्डोस्टेरॉन की या जो एड्रिनल ग्लैंड की जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, एक डेढ़ पेज है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। बाकी ये लेक्चर जो है इसमें मैंने क्लियर कर दिया है। दो हार्मोन हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सो इनको जो है वो आप लोग देख लेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीक में ही अब हम मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।